आज का जो मेरा टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पिरिडीन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन शब्द से क्लियर हो रहा है कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट हो रही है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, ये स्पीशीज़ ये है, इससे जुड़ी हुई चीज़ है बी और सी, ठीक है, और डी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आते हैं तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो आकर इस ए से जुड़ रहा हो और ए में जो पहले से कुछ जुड़ा हुआ है वो निकल रहा हो। ठीक है, तो अब कुछ नया जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे, ए और बी निकल गया, बी की जगह पे एन यू आके जुड़ गया और फिर सी और फिर टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जो है इस केमिकल स्पीशीज़ से आके जुड़ रहा है। ठीक है, और इस केमिकल स्पीशीज़ में जो पहले से बी उपस्थित था वो निकल रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल की वजह से कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट हो रही है, इसलिए इस प्रकार की रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ने किसी अन्य चीज़ को दी गई स्पीशीज़ में से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब पिरिडीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो सबसे पहले हम पिरिडीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये जो है ये पिरिडीन है। ठीक है, तो पिरिडीन में किस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके यहाँ पे अटैक करेगा। तो पिरिडीन में मुख्य रूप से ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन, 3 कार्बन हैं जिन कार्बन्स पर ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है और यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, और तीसरा आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नाइट्रोजन पर भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो पहली बात, नाइट्रोजन पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास पहले से ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियोफाइल के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन करेंगे, तो इस प्रकार से एन पर अटैक नहीं संभव है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पर हो सकता है, C1 पर, C2 पर और C3 पर। मुख्य रूप से 3 कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अब सोचने वाली बात है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा इन 3 कार्बन्स में से, तो हम अलग अलग कार्बन्स पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाएंगे और देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, और उन स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के आधार पर हम ये चीज़ बताएंगे कि न्यूक्लियोफाइल C1 पर अटैक करना चाहिए या फिर C2 पर अटैक करना चाहिए या C3 पर अटैक करना चाहिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर न्यूक्लियोफाइल जो है वो C1 पर अटैक कर देता है, कहाँ पर, C1 पर अटैक करता है, तो ये बॉन्ड जो है इस C2 पर जाएगा। ठीक है, तो अगला जो है स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, देखते रहिए ध्यान से। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, फिर ये। अब अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, ये और फिर ये। ठीक है, तो अब क्या बन के आएगा, देखते रहिए इसमें। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब अगली बार में इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, तो अब कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर तो देखिए इसमें जब C1 पर अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, तो एट लास्ट नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ रहा है, एट लास्ट नेगेटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन पर आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आ रहा है तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इस नाइट्रोजन पर स्टेबलाइज होगा,
तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अगर C1 पर अटैक करता है तो ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है ये फिजिबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब C1 पोजीशन पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं C2 पोजीशन पर अगर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल तो क्या होगा। अब देखिए, अगर न्यूक्लियोफाइल जो है ये C2 है, ये C1 है और ये C3 है, तो अगर C2 पर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है। देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कुछ ऐसा, फिर ये नेगेटिव चार्ज इस प्रकार से फ्लो करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस प्रकार से आएगा, और NU ने यहाँ अटैक किया है ना न्यूक्लियोफाइल ने। तो अब आगे का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, वो भी देखते रहिए आप लोग थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया और फिर NU, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस पर और फिर ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, तो कुल मिलाकर अब क्या स्ट्रक्चर बनेगा, बनेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव जो चार्ज आ रहा है वो कहाँ आ रहा है। जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया C2 पर तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आ रहा है, फिर जब थोड़ा सा रेजोनेंस हुआ तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आ रहा है, फिर जब थोड़ा सा रेजोनेंस हुआ तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर C2 पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो नेगेटिव चार्ज सदैव कार्बन पर आ रहा है, कभी भी नाइट्रोजन पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग ही सोच लीजिए कि नेगेटिव चार्ज कार्बन पर ज़्यादा स्टेबलाइज होगा या फिर नाइट्रोजन पर। और आपको पता है कि नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू द कार्बन, ठीक है। एंड यू आर परफेक्टली familiar with this concept that if the negative charge is present at the electronegative element, then stability of this type of species is high, and if the negative charge is present on the less electronegative element or atom or species, then this type of chemical species is less stable, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, ठीक है, less electronegative element carbon. So in this case, if you attack this nucleophile on this carbon, then negative charge is always arises at the carbon which is less electronegative as compared to nitrogen. So this attack is disfavorable, ठीक है। तो ये जो अटैक है ये डिसफेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब C2 पर अटैक कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज कभी भी कार्बन पर ना, कभी भी नाइट्रोजन पर ना आकर हमेशा कार्बन पर ही आ रहा है। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियोफाइल का C2 अटैक है ये डिसफेवरेबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो पिरीडीन है, अगर उस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना हो तो C1 पर तो करा सकते हैं, लेकिन C2 पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कराएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जो C1 पोजीशन है न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए इन बेंजीन, ये जो है ये फेवरेबल है, और जो C2 पोजीशन है न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए इन पिरीडीन वो डिसफेवरेबल है, ठीक है। तो हमने दो पोजीशन के बारे में चर्चा कर लिया, C1 पोजीशन और C2 पोजीशन, ठीक है। जैसे ये पिरीडीन जो थी इसमें हमने 3 कार्बन के बारे में बात किया, C1, C2 और C3, ठीक है। तो कुल मिला के C1 पोजीशन जो है ये फेवरेबल है, ये डिसफेवरेबल है। अब चेक करना है कि C3 पोजीशन पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्या ये C3 पोजीशन भी डिसफेवरेबल है फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या फिर ये वाली जो पोजीशन है ये फेवरेबल है, ठीक है। तो उसको आगे हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल C3 पोजीशन पर अटैक करता है, ठीक है, अगर C3 पोजीशन पर अटैक करता है तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है। तो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा वो भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर N, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पर अटैक किया है और यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर
कुछ फ्लो करेगा तो नेगेटिव चार्ज फिर से कहाँ आएगा, नाइट्रोजन पर। ठीक है, तो अब अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, NO और ये, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर C3 पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तब भी नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ रहा है, नाइट्रोजन पर, और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, विच स्टेबलाइज दिस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक C3 पोजीशन पर है ये भी फेवरेबल है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने 3 प्रकार की मैकेनिज्म ड्रा की। उसमें हमने क्या पाया, बेंजीन, अगर पिरीडीन जो है इसमें इस पिरीडीन में हमने क्या देखा, C1, C2 और C3 3 पोजीशन है। ठीक है, और 3 पोजीशंस में अगर हमने नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफाइल का अटैक C1 पर कराया, किस पर कराया, C1 पर करा दिया। ठीक है, तो C1 पर जब हमने कराया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आया, नाइट्रोजन पर आया, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आया। तो इस प्रकार से हमने कहा कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक एट C1 पोजीशन इन पिरीडीन इज़ फेवरेबल। ठीक है, लेकिन अगर C2 पर नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पर आया। ठीक है, वो कहाँ आया, कार्बन पर। तो कार्बन पर जो है आ रहा है, इसलिए ये जो अटैक है ये क्या होगा, डिसफेवरेबल होगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है हमने इस तीसरे कार्बन पर कराया, C3 पर, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर से कहाँ पर आ रहा है, वो फिर से नाइट्रोजन पर आ रहा है। ठीक है, तो ये अटैक भी फेवरेबल होगा। तो कहने का मतलब अगर पिरीडीन में आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, ठीक है, तो सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है, ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है, ठीक है, तो देखो इस साइड पर अटैक कर सकता है, या तो इस साइड पर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, या तो इस साइड पर अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। तो 2 पोजीशंस जो हैं, इन 2 पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो अब प्रश्न उठता है क्या दोनों पर बराबर मात्रा में अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दोनों पर बराबर मात्रा में अटैक करेगा, तो उत्तर है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक होगी। ठीक है, ये जो है, ये कार्बन जो है, ये कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा है। ठीक है, और ये वाला कार्बन जो है नाइट्रोजन से काफ़ी दूर है, ये वाला कार्बन नाइट्रोजन से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है, यहाँ पर -I इफेक्ट नाइट्रोजन का कम लगेगा, यहाँ पर -I इफेक्ट कम होगा इस कार्बन पर। ठीक है, और इस कार्बन पर -I इफेक्ट ज़्यादा होगा, -I इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये वाला कार्बन जो है ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा। ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा, और ये वाला कार्बन जो है ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा। क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक है वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा एक ये कि किस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर पिरीडीन में अटैक कर सकता है। ठीक है, तो एक मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगा इसका। इस प्रकार से भी डिसाइड कर सकते हैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर से भी कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पर अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक कर सकता है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा हो, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर डेवलप हो रहा हो। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो अब अगला स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा,
अगला स्ट्रक्चर पिरीडीन का जो है वो इस प्रकार से बन के आएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगला स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलेगा, अगला स्ट्रक्चर जो है पिरीडीन का वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन माइनस था ही, अब फिर ये, ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा, अगला स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है ऐसे ही रहेगा, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ओवरऑल क्या नाम है, ये फिर से नेगेटिव चार्ज इस प्रकार से मूव करेगा। तो कुल मिला के फिर से आपको ये देखने को पिरीडीन मिल जाएगा अपनी प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा, पॉजिटिव चार्ज जो है, अगर हम पिरीडीन का स्ट्रक्चर बनाएं इस प्रकार से, ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पोजीशन पर डेवलप हो रहा है और इस पोजीशन पर डेवलप हो रहा है। दो पोजीशन है, मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ठीक है। इन दो कार्बन्स पर क्या डेवलप हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन और ये कार्बन इस पिरीडीन के लिए सेम है, ठीक है। तो कुल मिला के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जहाँ डेवलप होगा वहीं पर तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हाँ बिल्कुल वहीं पर अटैक करेगा। और दूसरी बात आप देख सकते हैं कि पहली बात इस वाले कार्बन पर माइनस आई इफेक्ट इस नाइट्रोजन का ज़्यादा है, और दूसरी बात ये दोनों पोजीशन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो 35% होता है। कितना परसेंट होता है, 35%। यहाँ पर 35% और यहाँ पर 30%, ठीक है। तो कुल मिला के पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है। कहने का मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है इस कार्बन की ज़्यादा है। इसको हमने C1 माना था, इसको C2 माना था, इसको C3 माना था। ये भी क्या है C1, ये क्या है C2। तो कुल मिला के जो ये वाला कार्बन है इस पर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर से देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इस वाले पर आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है, इस वाले पर आ रहा है और इस वाले पर। तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो या तो इस पोजीशन पर होगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, या तो इस पर होगा। इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा, ठीक है। तो कुल मिला के पिरीडीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों दिखाता है, क्योंकि पिरीडीन जो है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। पिरीडीन जो होता है ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जो है वो लगभग नाइट्रोबेंजीन के आसपास होती है, ठीक है। किसके आसपास, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होती है वो लगभग नाइट्रोबेंजीन के आसपास में होती है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन के आसपास में होती है। तो आप लोग जानते हैं नाइट्रोबेंजीन जो है बहुत ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो पिरीडीन भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही होता है। तो पिरीडीन पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा जाता है, नाइट्रोबेंजीन पर तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा जाएगा ही। अब इसमें पिरीडीन में अगर मैं ये नाइट्रोबेंजीन में अगर मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा जाएगा, तो आपका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो ये जो है आर्थो पोजीशन, ठीक है, और ये पैरा पोजीशन, इन दोनों पोजीशंस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाइट्रोबेंजीन में देखा जाता है। पिरीडीन जो है, पिरीडीन का ये पहला पोजीशन और ये मतलब लगभग दोनों सेम है, ठीक है, जहाँ पे रिएक्टिविटी होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।